ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे नर्सिंग के एग्जाम को क्लियर किया है। डायरेक्ट ह्यूमंस को सर्व कर रहे हो बिल्कुल। और उनके कुछ ग्रेटफुल पेशेंट्स होते हैं, वो आपको थैंक्स बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया आज। बट एक होता है कि जैसे हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं और जो हम थ्योरी को करते हैं, उन सब में एक कॉम्बिनेशन करना या उन चीज़ को रूटीनली करना, वो आपने किस तरह से किया? नर्सिंग में कैसे लगाना है उसमें PW का, नर्सिंग वाला का काफ़ी ज़्यादा मेरा गाइडेंस मिली, मुझे सपोर्ट मिला। कि हर्ष, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो अपनी एंजाइटी कैसे रिलीव करते हो? एग्जाम से पहले एंग्जाइटी रहेगी, एग्जाम के बाद भी रिजल्ट की एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन एग्जाम हॉल में बिल्कुल काम रहता हूँ मैं। लेकिन यही है कि पूरा टाइम कंज्यूम करूँगा, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करूँगा, मैं पूरा टाइम लगाने में ही बिलीव करता हूँ, तो मैं सोचता ही नहीं और कुछ हुआ। हेलो बच्चों, आज हम ऐसे स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जिन्होंने बहुत सारे नर्सिंग के एग्जाम को क्लियर किया है। बात करते हैं नॉर्सेट 6 एग्जाम की, DSSB के एग्जाम की, या फिर अदर SGPGI के एग्जाम की, या एम्स CRE के एग्जाम को इन्होंने क्लियर किया है। तो आज हम मिलने वाले हैं हर्ष से, जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम को क्लियर किया है। कांग्रेचुलेशन PW नर्सिंग वाला की पूरी टीम की तरफ से। कैसा फील कर रहे हो? मैम काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपने जिन फैकल्टी से पढ़ा है उन्हें बैठ के यहाँ थैंक्स करने का मौका भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू PW नर्सिंग वाला टीम एंड ऑल द फैकल्टीज एंड माय मेंटर्स। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। जैसे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जैसे हम बायो लेते हैं तो हमें MBBS करना है, लेकिन आपने नर्सिंग क्यों सेलेक्ट किया? इसका कुछ रीजन? शायद से नर्सिंग बाय चॉइस किसी का भी नहीं होता, नर्सिंग बाय चांस ही होता है। तो मेरा स्टोरी ऐसा है कि मैंने इंजीनियरिंग की तरफ, लेकिन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, मैंने सोचा कि मैथ्स है, अब की बार एज अ चैलेंज लेके देखता हूँ, और सैलरी इतनी होती है, बट इट वॉज ऑल रॉन्ग चॉइस ऑन माई पार्ट। सो उसके बाद मैंने बायो ऐड किया, मेरा नीट नहीं निकला, तो उसके बाद ये था कि अब मेरे ऊपर काफ़ी था, मैं क्या करूँ। तो पेरेंट्स में, जैसे कि मेरी मम्मा नर्सिंग ऑफिसर ही हैं, तो उन्होंने, अब उनकी स्टोरी भी काफ़ी पीछे तक जाती है। जैसे उन्हें उनकी बुआ ने सजेस्ट किया था, जो PGI रोहतक में प्रोफेसर थे। मतलब एक ये कह सकते हैं कि पूरा बैकग्राउंड नर्सिंग का रहा है आपका। और उसके बाद मम्मी तो फ्लैग बियरर हो गई हैं, जैसे कि मेरे 2 कजन सिस्टर्स भी हैं, वो भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। तो मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, मतलब एज अ मेल थोड़ा ईगो भी रहता है कि नर्सिंग नहीं करना, लेकिन जो भी मैंने सोचा था, जो भी मुझे लगता था कि क्या है, उससे रियल लाइफ सिचुएशन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सबको ऐसा लगता है कि नर्सिंग में तो क्या ही है, क्या ही करते होंगे ये, लेकिन हाँ उससे सिचुएशन काफ़ी अलग है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल और अच्छी जॉब है। आप केयर करते हो, आप कुछ रियल चीज़ प्रोवाइड करते हो। जैसे कि आप अब इंजीनियरिंग में तो आप बैठ के कोडिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप ह्यूमैनिटी नहीं सर्व कर रहे हैं, इस कंप्यूटर में बैठे हो, लेकिन इस फील्ड में क्या है, आप जाते हो, आप डायरेक्ट ह्यूमंस को सर्व कर रहे हो, और उनके कुछ ग्रेटफुल पेशेंट्स होते हैं, वो आपको थैंक्स बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया आज। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस नर्सिंग में? मेरा, देखो, मैं नर्सिंग की बात करूं तो मैंने भी सेम जैसे होता है कि मेरा नर्सिंग का बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि नर्सिंग में कुछ होता है, बट मुझे फ्रेंड्स से पता चला था। जैसे कि मैंने भी पहले मेडिकल का फॉर्म फिल किया, उस टाइम पे AIPMT, उसके बाद जैसे मैंने पास आउट किया तो नीट आया, तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना पता नहीं था। फिर मैंने नर्सिंग का फॉर्म फिल किया तो फर्स्ट रैंक, मतलब उस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो मैंने क्लियर किया तो सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा चलो, मुझे तो मेडिकल में ही जाना था। मैं रियल बताऊं तो मुझे चाहे कुछ भी पोस्ट मिले, मुझे मेडिकल में जाना था, तो मैंने नर्सिंग सेलेक्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा फील होता है, फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता है, कुछ बच्चे जैसे कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में यार नर्सिंग बिल्कुल बेकार है, उसमें फंडा बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि नर्सिंग एक्चुअल में क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्या चीज़ें रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा रहा। बट बाद में अभी तो बहुत ज़्यादा नर्सिंग अपग्रेड हो गया है, राइट। हमारे प्रोफेशन को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल किया गया, जैसे अब नीट के थ्रू सिलेक्शन भी हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो ये सारी चीज़ें। इवन स्टाफ नर्स जो पोस्ट थी उसको भी चेंज करके अपग्रेड करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो अब आपने इतने सारे एग्जाम को क्रैक किया है और आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अप्रोच रखा, आपने आरोग्यम बैच से पढ़े हुए हो, आपने नाइटिंगेल बैच भी ज्वाइन किया, नोट्स भी बनाया, सारी चीज़ें आपने बताई, बट एक होता है कि जैसे हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं और जो हम थ्योरी को करते हैं, उन सब में एक कॉम्बिनेशन करना या उन चीज़ को रूटीनली करना, वो आपने किस तरह से किया? इन शॉर्ट आप बच्चों को बता दो। वैसे कहने में ये है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, मैंने MCQs भी बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाया। एक टेस्ट सीरीज़ थी जो नाइटिंगेल के साथ थी, 50 टेस्ट थे शायद उसके अंदर, तो मैंने वो सारे के सारे, सिर्फ वही सोने से पहले बिल्कुल थका होता था तो वो सारे के सारे टेस्ट में अटैम्प्ट कर देता था। लेकिन इस चीज़ की भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि अब मैं बहुत एम्बिशियस स्टूडेंट रहा था,
कुछ 10th क्लास से पहले मैंने बहुत ओलंपियाड्स फाइट किए और ऐसे ऐसे MCQ वाले कंपटीशन क्विजेस, तो एक अप्रोच पहले से ही भी थी कि MCQs कैसे सॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, और थोड़ा सा हाँ उस चीज़ को रिफाइन करके नर्सिंग में कैसे लगाना है, उसमें PW का नर्सिंग वाला का काफ़ी ज़्यादा मेरा गाइडेंस मिली, मुझे सपोर्ट मिला। जैसे आप लोग एडे क्विज में करते थे, उसमें सीरीज में भी ऐसे था, हो सकता है कि 40 मिनट्स में सिर्फ 5 क्वेश्चंस हो, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस में बाकी आंसर्स क्यों नहीं है, उन 5 क्वेश्चंस का पूरा जितना भी थ्योरी होता है वो पूरा थ्योरी था वो पूरा होगा। हाँ, वो 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं उस 40 मिनट्स में। तो ऐसा देखना चाहिए कि हाँ 5 टॉपिक्स हमारे हो गए, ना कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस हुए हैं। चलो ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि आपने अभी आप एम्स में वर्किंग हो, राइट? एम्स रायबरेली में आप वर्किंग हो। Yes, ma'am. तो इन्होंने नॉर्थ सेट 6 को क्लियर करके एम्स रायबरेली में वर्किंग है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो DSSB के एग्जाम को अभी शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, बहुत जल्दी ये दिल्ली के हैं और दिल्ली ही आने वाले हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स भी हैं। 135 मार्क्स है, राइट आपके? Yes, 135 मार्क्स के साथ इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं जनरल कैटेगरी से, तो आराम से इनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ एम्स CRE में भी आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 21 रैंक है ना? 21 रैंक है। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इनसे, हर्ष से मैं ये जानना चाहूँगी कि हर्ष, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो अपनी एंजाइटी कैसे रिलीव करते हो? मैम मेरा ना सभी को सजेशन भी रहता है और मेरे साथ खुद भी ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम से पहले डर लो, एग्ज़ाम के, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, एग्ज़ाम से पहले वाली रात में नहीं सोता, चाहे उसके मतलब मैं किसी भी ऐसे मेडिकेशन, हाँ बिल्कुल भी एग्ज़ाम से पहले नहीं, एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी रहेगी, एग्ज़ाम के बाद भी रिजल्ट की एंग्जाइटी रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल काम रहता हूँ मैं। चलो ये बहुत अच्छी बात बताई कि इनका एग्जाम हॉल में, लेकिन बच्चों का ऐसा रहता है ना कि अब क्या होने वाला है, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। वहाँ पे जैसे कि अब बच्चों का ना ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन ना उन्हें ऐसे है कि हाँ 40 मिनट पहले करके बैठ जाएंगे पेपर, मैंने खुद भी देखा हॉल में 40 मिनट पहले। मैं क्या करता हूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चंस में खो जाता हूँ, बैठता हूँ पूरा टाइम कम से कम 1 मिनट क्वेश्चन में लगाऊंगा। किसी क्वेश्चन में हाँ डायरेक्ट आंसर आ गया, लेकिन यही है कि पूरा टाइम कंज्यूम करूंगा, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करूंगा। मैं पूरा टाइम लगाने में ही बिलीव करता हूँ, तो मैं सोचता ही नहीं और कुछ, वहाँ सोचने का टाइम नहीं मिलता, कम आएगा ज़्यादा आएगा ऐसा कुछ। एग्जाम हॉल में ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट एग्जाम जब तक ओपन नहीं हो रहा है उससे पहले सो जाते हैं, कुछ आपने देखा होगा हेड डाउन किया वो पूरा सो गए, मतलब इस टाइप से कुछ रहता है। आई गेस वो इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने आप को मतलब एक टाइप से अपने आप को ना रेस्टिंग मोड में ला रहे हो। हाँ, उसको उससे वेकअप होने में ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप कोई इतना अच्छा नैप ले सकता है कि पावर नैप उसका 10 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, तो मे बी उनके लिए हेल्प हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे हाइड्रेट होके जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में हेल्प तो मिलता है उससे। एग्जाम हॉल मतलब ये भी है कि एग्जाम हॉल आप डिपेंड करता है किस तरीके से लेते हैं बच्चे, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए। जितने भी आपने आज तक टेस्ट दिए हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम हॉल में कम से कम 68-9 आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और है, जैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हमने सब कुछ बात कर लिया है, नोट्स कैसे बनाना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, सब कुछ हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे एग्जाम हॉल में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम कितने अटेम्प्ट करें। मतलब अब ये तो कोई डिसाइड नहीं है कि भाई 90 प्लस आपको 99 ही करके आना है। तो जितने भी आपने एग्जाम दिया है और आपकी डिजिट मतलब रैंक इतनी अच्छी आई है, तो एग्जाम हॉल में आप कितने क्वेश्चंस लाइक सेलेक्ट करते हो कि मुझे इतना करना, और किस बेसिस पे करते हो? वहाँ होता है ना कि मैं इतना करना है, इतना छोड़ना है, उसके बारे में सबकी अप्रोच ये रहती है। और मे बी थोड़ा सा है अच्छी एडवाइस कि आप नेगेटिव को कंट्रोल करो, बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप एक्यूरेसी बढ़ाओ, लेकिन हमारा ना एम पेपर में बैठ के नेगेटिव कम करना, एक्यूरेसी बढ़ाने का है ही नहीं। क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो, 100% एक्यूरेट है, 6 कर रहे हो, उनमें से 1 ही कम हुआ, क्योंकि अब जो जितने भी अटेम्प्ट होंगे उसी में से ही मार्क्स आने हैं, उसी में से ही कटना है, उसी में से ही फिर कुछ क्वेश्चंस छोड़े भी जाएंगे। तो ये मेरे को ये लगता है कि इस चीज़ में बच्चे फिर बैक स्टेप ले जाते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेके कि हाँ मेरे को तो नेगेटिव कंट्रोल करना है। एम तो एक सीट लेने का है ना, तो आप, मेरा तो हमेशा ये मोटिव रहता है कि मैक्सिमल अटेम्प्ट करो, 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, और नहीं तो एटलीस्ट 80-85 तो होने ही चाहिए, क्योंकि 80-85 से नीचे अटेम्प्ट जाएंगे तो सिलेक्शन का चांस नहीं है। हाँ, ये हर्ष ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे इनका अप्रोच, क्योंकि इनके इतने अच्छे नंबर आए हैं, उन्होंने बेस्ट सजेस्ट किया है आपको कि एग्जाम हॉल में बैठ के अगर आप सोचोगे कि मैं 100 में मुझे 50 बहुत अच्छे से आ रहा है, तो मैं सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करके
जाऊँ तो ये तो फिर तो सिलेक्शन की लिस्ट से आप पहले ही बाहर हो जाओगे, 50 में आपके कितने गलत होंगे। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट का जैसे इन्होंने बोला है वो आपको करना है, और वो कब होगा, जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, कंटेंट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, ये सब बहुत हेल्प करता है। आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ऐसा फील होता है कि मतलब हाँ मुझे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये क्वेश्चंस जो हैं इतने मैं करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो हर्ष, जैसा कि मैंने देखा आपके इतने अच्छे सिलेक्शंस, इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो लास्ट में हर्ष से थोड़ा सा जानते हैं कि आप जितने भी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आपने इतने सारी मेहनत के साथ, इन्होंने जॉब के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है, पहले से भी इन्होंने पढ़ाई की है, नर्सिंग इन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से किया, नर्सिंग भी इन्होंने पूरा जो है अच्छे से पढ़ाई की है। तो आप इन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको कुछ 2 लाइन जो बताना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो आप नर्सिंग में जब आ गए ना, तो उसके बाद अब मेरे को पहले पता नहीं था कैसा कंपटीशन है, मैं डरा रहता था बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे क्लियर होता है, और ये सभी के साथ होता है। सबको ऐसा लगता है जो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वो अलग ही बच्चे हैं, कुछ और ही पढ़ रहे हैं अलग ही, लेकिन आता कहीं ना कहीं से घुमा के सिलेबस में से ही है। अब मेरे साथ बाय लक ये रहा कि हर साल एक एक सब्जेक्ट बहुत पसंद आ जाता था, और वो भी ऐसे ऑड सा सब्जेक्ट होता था, जैसे कि सेकंड ईयर में मेरे को पसंद आया था पैथोलॉजी। अच्छा। तो पैथोलॉजी पढ़ रहा हूँ, फार्मा भी नहीं पढ़ रहा इतनी। उसके बाद थर्ड ईयर में पसंद आया मेरे को साइकेट्री, तो पूरे साल मैंने साइकेट्री पढ़ी, बाकी सारी चीज़ें। हाँ, ये है कि हमेशा से कंपटीशन रहता था, हम 3-4 बच्चे थे जो टॉप लिस्ट में आते थे, हमारा आपस में कंपटीशन रहता था काफी। अच्छा, मतलब साथ में ग्रुप स्टडी नहीं, लेकिन एक मतलब ना ऐसा कंपटीशन की फीलिंग रहती थी कि हाँ अब की बार ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। एक ये सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ना बिलीव होता है अपने ऊपर। अब ये वो बिलीफ आपका पेपर हर बार सेलेक्ट नहीं करवाएगा, लेकिन ये है कि हाँ वो बिलीफ आपका ना सिलेक्शन की तरफ से आपको बचा लेगा, कि आप एक बिलीव के साथ बैठो जितना भी पढ़ा है, तो आपको अंदर से एक हंच आएगा, गट फीलिंग आएगी, उस पर आप एक्ट कर पाओगे। अच्छा हर्ष, एक क्वेश्चन और, जैसे बच्चों का रहता है जैसे CHO के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, रेलवे के लिए प्रिपेयर करना है, नॉर्सेट के लिए करना है, तो मतलब वो कहते हैं कि कहाँ से पढ़ें, इसके लिए कहाँ से पढ़ें? तो मतलब आपने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है, तो मतलब ऐसा आपको लगता है कि CHO का एग्ज़ाम दिया है आपने, रेलवे का एग्ज़ाम दिया, आपने DSSB का एग्ज़ाम दिया, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग से पढ़ना है, या फिर वही सेम चीज़ जो है नर्सिंग में मैं पढ़ रहा हूँ, तो कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी आपने फॉलो किया जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए? आई गेस मैम कि सबसे पहले तो आप जिसका भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका आपके पास एक कुछ प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर आपने क्या क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है, क्या डिवीजन रहती है सेक्शंस की, कितना नर्सिंग आ रहा है, कितना नॉन नर्सिंग आ रहा है, और कितने टाइम में अटैम्प्ट करना है। तो मेरा मैक्सिमल ऐसे एग्जाम थे जिसके अंदर नर्सिंग का ज़्यादा वेटेज था, और कुछ एग्जाम ऐसे जैसे DSSB भी था, मैंने अटैम्प्ट करके देखा उसको बैठ के। मैं ये भी कहूँगा कि हाँ आपको प्रीवियस ईयर अटैम्प्ट करने चाहिए बैठ के पूरा टाइम, बिल्कुल वैसे ही खाली लाइब्रेरी में जाके, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था वहाँ अटैम्प्ट करता था पूरा पेपर। मैं कहूँगा DSSB में आपकी अप्रोच ऐसी कुछ होनी चाहिए कि आपका एक बार नर्सिंग आप कहीं से पूरा कवर कर लो, आपके नोट्स हो जाए, क्योंकि उनमें से 1 लाइनर आएगा DSSB में। ये पहले का भी यही पैटर्न था, उससे पहले का भी यही पैटर्न था, आगे एग्जाम्स भी आएंगे, काफ़ी चांसेस है यही पैटर्न रहेगा। तो DSSB के लिए ये है कि अभी मे बी 4 ईयर बाद दोबारा एक PHN वाला एग्जाम है जो अपकमिंग है, तो उसके अंदर मैथ्स और मेंटल मैथ्स इनको स्पीड अप करो, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में, क्योंकि बिल्कुल जो मतलब जैसे इन्होंने बोला कि नर्सिंग पढ़ना है और नॉन नर्सिंग का आ रहा है तो आपको सिलेबस पहले बता दिया जाता है। रेलवे में आपको पता है, एम्स का जो प्री का एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन आ रही है, पता है। तो ऐसे ही आपको नर्सिंग में वही चीज़ें होती है, कंटेंट वही है, टॉपिक वही है, बट कहीं पे क्या होता है थोड़ा मतलब जैसे क्वेश्चंस 1 लाइनर्स आ रहे हैं, कहीं पे जो क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, थियरी वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं, तो बस इसका अप्रोच रखना है। हर्ष ने बहुत अच्छी बात बताई, अपना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से इन्होंने बताया और इतने सारे एग्जाम्स को भी इन्होंने क्लियर किया है, तो शायद आप इनसे मोटिवेट भी होंगे कि इन्होंने इतने सारे एग्जाम को निकाला है। हर्ष से मुझे बात भी की, सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई है। हर्ष ने आपको बताया भी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही। और लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, अपना प्लानिंग होता है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। हर्ष, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने स्टूडेंट को इतना अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि जिन मेंटर से कभी पढ़ा था आज बैठ के उन्हें थैंक्स करने का, उनसे मिलने का, और किस तरीके से एट द बैक सब कुछ होता है, कैसे आप लोग हार्ड वर्क करके कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो सब देखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।